हाय, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। चलिए सबसे पहले इसके मीनिंग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का सैलरी है उसमें से कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन इन द सेंस ऐसे समझिए कि जो प्रोविडेंट फंड है इसमें कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। जनरली जो अमाउंट है, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय कैसे कंट्रीब्यूट करता है कि एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है तो क्या होता है, एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो उसके सैलरी से एम्प्लॉय डिडक्ट कर लेता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय को सैलरी एम्प्लॉयर देता है उसमें से सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के रूप में कि वो अमाउंट जो है प्रोविडेंट फंड में डालेगा। तो जितना एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर, मतलब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया है, उतना ही जनरली एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो दोनों अमाउंट होता है वो इसको इन्वेस्ट किया जाता है एप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ गया। तीसरा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। और चौथा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, उसके सैलरी से सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर और उसको उतना ही जनरली अपने पास से भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है और ये जो अमाउंट है वो किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो जिस फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, मान लीजिए उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है और उस जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है उसमें इंटरेस्ट भी आते रहता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी। मतलब प्रोविडेंट फंड की जब हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो उसमें ये चार चीज होंगे और ये रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मीनिंग। अब हमें देखना है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स क्या क्या है। चलिए अब हम इसके कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, जो प्रोविडेंट फंड है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दूसरा हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। और चौथा हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ बोलिए शॉर्ट में इसको यूआरपीएफ बोलिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेट एसपीएफ बोलिए स्टैटिक प्रोविडेंट फंड को, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ बोलते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैटिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब क्या होता है, क्या वैसे बोल रहे हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो फंड है जो प्रोविडेंट फंड है जो अप्रूव्ड होता है कमिश्नर से, अप्रूव्ड होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कमिश्नर जिस प्रोविडेंट फंड को अप्रूव कर देता है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है? ये अप्रूव नहीं है, नॉट अप्रूव्ड, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा ये अप्रूव्ड नहीं है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है? ये ऐसा प्रोविडेंट फंड है
जो कवर्ड है किसमें, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। ये वो वाला प्रोविडेंट फंड है जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत कवर है। इसमें कौन सा आता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, रेलवे एम्प्लॉइज हो गए, लोकल बॉडी के एम्प्लॉइज है उनके लिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या है, ये कवर्ड है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के तहत। ये किसके लिए है, देखिए जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें सब लोग आ जाएंगे, सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी आ जाएगा, सब इंडिविजुअल आ जाएंगे, सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उसमें, और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यहाँ एम्प्लॉय सैलरीड पर्सन भी आ गया क्योंकि एम्प्लॉय का रिलेशन से यहाँ कोई मतलब नहीं, सैलरीड पर्सन है वो भी आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो भी आ गया। तो इसमें क्या है कि सैलरीड पर्सन जो है वो जो भी है उसका केस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेटिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। उसके अलावा वो पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है और इसका डिडक्शन ले सकता है, जो डिडक्शन का लिमिट है एटीसी में, उसके तहत जितना आता है उतना एटीसी के तहत। ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो जॉब नहीं करते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा मीनिंग कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के हुए और उसका मतलब क्या है। ठीक है। अब हम इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को देखेंगे, बारी बारी से सबको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को समझते हैं। अब हम यहां रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसको समझते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि चाहे कोई भी जो भी प्रोविडेंट फंड है उसमें जनरली चार चीज आते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उस पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। लेकिन हो सकता है किसी केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं रहे, जैसे पीपीएफ है, पीपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता क्योंकि वहां तो जनरल पब्लिक के लिए है, सैलरीड पर्सन हो तो भी आप कंट्रीब्यूट करो, लेकिन खुद कंट्रीब्यूट करो, या नॉन सैलरीड पर्सन है तो भी आप कंट्रीब्यूट करो, तो आप कंट्रीब्यूट करो। वो जनरली आइडियली फिटेड है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो चलिए अब हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, टैक्सेबिलिटी कितनी होगी ये भी साथ साथ में हम लोग बात करते चलेंगे, अब क्योंकि मीनिंग तो हमने समझ लिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन in excess of 12% of salary taxable under section 17(1) as salary। तो एम्प्लॉयर जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, अगर एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसके 12% तक करता है, अभी हमने आपने यहाँ नहीं बताया, सैलरी का यहाँ एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जो भी प्रोविडेंट फंड है सबको लिए, चाहे वो कोई भी प्रोविडेंट फंड है, चारों में से वो बताते हैं हम आपको। चलिए अभी आप मान लीजिए एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है अगर 12% तक कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी में। लेकिन जो एम्प्लॉयर जो है वो जो सैलरी का 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए है पर ईयर, जो भी सैलरी का यहाँ डेफिनेशन है उसके तहत 6 लाख रुपए है, तो 72,000 रुपये तक अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर एक साल में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 72,000 तक किया तो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन वही अगर 80,000 कंट्रीब्यूट कर देता है तो क्या होगा, तो 80,000 रुपये में से 12% कितना होगा, 72,000 घटाइए, 8,000 रुपया जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में जुट जाएगा उस साल के सैलरी में। ठीक,
तो 12% तक कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, तो 12% से जितना अधिक कंट्रीब्यूट करेगा वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, जो वो तो सैलरी में उसके आता ही है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या करते हैं, सैलरी जो देते हैं उसमें से डिडक्ट करते हैं कुछ अमाउंट और उसको एम्प्लॉयर खुद डिडक्ट कर लेता है और उसको प्रोविडेंट फंड में जमा करता है अपने से भी कुछ मिला के। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी है ही इसका, लेकिन इसके लिए कुछ डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन एटीसी। तो अभी हम एटीसी में जब जाएंगे तो हम देखेंगे एटीसी का जितना लिमिट है उसके तहत ये इलिजिबल होगा। एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा इसमें वो इलिजिबल होगा, ये कंट्रीब्यूशन जो है इलिजिबल होगा, इलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। तो एटीसी के तहत उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, जो एटीसी का लिमिट है उतना ही तक मिलेगा। एटीसी में बहुत भी चीजें आते हैं तो जितना बचा रहेगा वो मिलेगा, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का वो इलिजिबल है एटीसी के डिडक्शन के लिए, इतना हमको ध्यान रखना है। फिर क्या है, अब इंटरेस्ट आएगा कंट्रीब्यूशन पे, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, contribution in excess of 9.5% per annum। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर 9.5% तक अगर ब्याज मिलता है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर 9.5% से ज्यादा ब्याज मिलता है। तो 9.5% से जितना ज्यादा ब्याज मिलेगा वो एक्सेस वाला ब्याज, मतलब अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन 1 लाख है एम्प्लॉय तो उस पे 9,500 तक ब्याज मिला साल में तो एग्जम्प्ट, और लेकिन 10,000 मिला तो 9.5% से जितना अधिक है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 1 लाख पे 9.5% तक ब्याज मिला तो एग्जम्प्ट, लेकिन अगर 10% मिल गया तो 10,000 हो गए, तो क्या होगा 9.5% तक एग्जम्प्ट, 9,500 एग्जम्प्ट और 500 टैक्सेबल। मतलब 9.5% तक ब्याज मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे तो एग्जम्प्ट है, उससे एक्सेस जितना मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). ठीक है, चलिए अब क्या होगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल अंडर टैक्सेबल एज सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी अगर 9.5% तक ब्याज मिलता है साल में जिस तरीके से तो एग्जम्प्ट हो गया, लेकिन 9.5% से ज्यादा मिला तो 9.5% से जितना ज्यादा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के लिए। ये जो 4 बातें हम कर रहे हैं ना अभी, ये रिटायरमेंट का पहले का है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जिस साल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, मान के चलिए आप, ठीक है, उसी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट पे ये जो फंड मिलेगा हमको क्या करेंगे, अब बात करेंगे। तो अभी हमने जो समझा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है तो कितना तक मिलेगा तो एग्जम्प्ट, कितना उससे ज्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल, यह हमने समझा। वैसे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलेगा उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट मिला तो जितना मिला कितना तक एग्जम्प्ट होगा, 9.5% तक एग्जम्प्ट होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी 9.5% तक एग्जम्प्ट होगा जो इंटरेस्ट मिलेगा। ये हम अभी ड्यूरिंग रिटायरमेंट की पहले की बात कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे अगर 9.5% तक ब्याज मिला तो एग्जम्प्ट, लेकिन 9.5% से ज्यादा मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा, जितना 9.5% से ज्यादा मिलेगा वो। यहां एक पॉइंट समझने वाला है, इस पे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है इस पे एक अमेंडमेंट आया है, देखते हैं इसको। इसमें क्या है देखिए, इसको 2 बार करते हैं।
मान के चलिए अभी 2 पार्ट करना है जैसे टिल 31/3/2021 ऑन और आफ्टर 1/4/2021 हम एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि 31/3/21 तक मतलब 2021 तक एम्प्लॉय का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, उसका पूरा तो डिडक्शन नहीं मिलता था एटीसी में। उस पर जो एलिजिबल था एटीसी में उतना डिडक्शन मिल जाता था, बात खत्म है, एलिजिबल होता था, ठीक। लेकिन जितना भी कंट्रीब्यूशन यहां हो जाता था, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जितना भी हो जाता था यहां, उस पे इंटरेस्ट जितना भी मिलता था, उसमें केवल एक ही चीज हम लोग को देखना होता था कि 9.5% तक अगर मिलता था तो एग्जाम हो जाता था। मतलब 31/3/21 तक अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय किया, मान लीजिए यहाँ 10 लाख किया, मान के चलिए कि 10 लाख कंट्रीब्यूशन अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रीवियस ईयर में 31/3/21 तक 2021 में 10 लाख, तो इसमें से जितना डिडक्शन मिलना होगा एटीसी में वो मिलेगा, वो बात अलग है। चलिए दूसरी क्या बात है कि जो ये 10 लाख है उस पे क्या था 31/3/21 तक क्या था कि 9.5% तक ब्याज मिलेगा तो एग्जेप्ट, उससे अधिक मिलेगा तो टैक्सेबल। मतलब ये कोई इसका लिमिट नहीं था, लेकिन 1/4/21 से इस पे लिमिट ला दिया कि कितना तक कंट्रीब्यूशन करेगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। तो कहने का मतलब है 31/3/21 तक इंप्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूशन कर दे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पे बस एक ही चीज हम लोग को देखना था कि 9.5% तक ब्याज मिले तो एग्जाम, उससे अधिक मिला तभी टैक्सेबल होना है, ठीक है। लेकिन 1/4/21 से एक अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट क्या आया कि जो हम यहां पढ़ रहे हैं कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो एट द रेट 9.5% से तक एग्जाम्प्ट है, उससे अधिक होगा तो टैक्सेबल होगा। ये तो चीज है, लेकिन 31/3/21 तक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा इस पे कोई लिमिट नहीं था। लेकिन 1/4/21 से लिमिट आ गया। क्या लिमिट आया? लिमिट आया कि 1/4/21 से एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,50,000 तक होगा, उसी पे 9.5% तक अगर रेट मिलेगा इंटरेस्ट, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% के रेट तक वो एग्जेम्प्ट होगा, और इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल होगा सैलरी में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1/4/21 के पहले मतलब 31/3/21 तक ये लिमिट नहीं था कि एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होगा तो उस पे हमको एग्जेम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट पे। लेकिन बस पहले यही था कि जितना भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे 9.5% तक इंटरेस्ट मिले तो एग्जाम, उससे अधिक मिले तो जो एक्सेस वाला है 9.5% से वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अभी आ गया कि 2.5 लाख होगा, 2.5 लाख तक पे ही 9.5% तक मिलेगा तो एग्जेम्पशन होगा। मतलब अगर 5 लाख कर दिया यहाँ, एक चीज और है पहले इसको समझ लेते हैं। 2.5 लाख रुपए किस पे? अगर एम्प्लॉयर्स का भी कंट्रीब्यूशन है तो, मतलब ऐसे फंड जिसमें एम्प्लॉयर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। If employer contribute, if employer not contribute, तब 5 लाख तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस पे मतलब अधिक करे कोई बात नहीं, लेकिन जो इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा वो 5 लाख तक होगा, तो इंटरेस्ट उस पे जो मिलेगा एट द रेट 9.5% तक वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 9.5% से तो जो मिलना है वैसे ही टैक्सेबल होना है, वो तो पहले भी था अभी भी है। लेकिन अभी क्या लिमिट ला दिया कि 1/4/21 से अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख तक ही होना चाहिए, उसी पे 9.5% तक एग्जेम्पशन देंगे। या दूसरा केस, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट उसमें 1 भी रुपया नहीं करता है, तब एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है 5 लाख रुपये तक। तब ये जो एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है 5 लाख रुपये तक, तो उस पर 9.5% तक मिलेगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 9.5% से अधिक वाले पे टैक्सेबल हो जाएगा।
मतलब अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, चलिए समझते हैं, अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एक चलिए किससे बात की बात कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तब अगर किसी एम्प्लॉय ने 3 लाख रुपया खुद से फिर भी कंट्रीब्यूट कर दिया तो कितना डिडक्शन मिलेगा एटीसी में, वो तो जितना मिलना होगा उतना मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन जो एग्जेम्पशन इंटरेस्ट का मिलेगा उस पे, इंटरेस्ट का मिलेगा उस पे, वो कितना मिलेगा, तो केवल 2,50,000 रुपया पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उस पे 9.5% के रेट तक जो मिलेगा वही एग्जेम्प्ट होगा। और ये 50,000 पे, जो 50,000 पे जो है वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 9.5% तक मिले तो भी। 9.5% से जितना एक्सेस मिलेगा वो तो जितना भी अमाउंट है उस पर लगना ही लगना है। तो हमारे हिसाब से ये अभी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रिटायरमेंट पे क्या होगा, प्रोविडेंट फंड पे, ठीक है। रिटायरमेंट पे जो फंड मिलेगा उसका क्या होगा, तो जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिले, एक्यूमुलेटेड फंड मिलेंगे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यूनाइटेड प्रोविडेंट फंड से, तो वो क्या होगा, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में। लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, पर कुछ कंडीशंस हैं फुलफिल करना होगा। कंडीशन कौन से हैं, कब एग्जेम्पशन मिलेगा, देखिए 4 कंडीशंस हैं जिसमें एक भी अगर आप फुलफिल करते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा। कौन सा, पहला कंटिन्यूअस सर्विस किए हो आप विथ एम्प्लॉयर फॉर 5 years, 5 साल तक आपने उस एम्प्लॉयर के साथ सर्विस किया हो, या और लिख रहे हैं इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लिया तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट के समय जो भी अमाउंट मिलेगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब हुआ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब हुआ जो भी रिटायरमेंट एम्प्लॉय का जो शुरू से कंट्रीब्यूशन आया उसमें, एम्प्लॉय का जो शुरू से कंट्रीब्यूशन उसमें आया है वो, उन सब पे जितना इंटरेस्ट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सब मिला के एक्यूमुलेटेड अमाउंट की हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कोई इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो। या दूसरा टर्मिनेशन हो गया ऑफ एम्प्लॉय का है, इल हेल्थ हो एम्प्लॉय का, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर, या फॉर एनी रीजन, फॉर एनी अदर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा है कि एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हो गया, क्यों हो गया, बीमार रहता था इसलिए हो गया, या एम्प्लॉय का जो बिजनेस है वो उसका डिसकंटिन्यूअस हो गया, या कोई भी दूसरे रीजन से टर्मिनेशन हो गया जो एम्प्लॉय के कंट्रोल से बियॉन्ड है, ठीक है। या तीसरा कंडीशन हो गया कि जो ये एम्प्लॉय है वो नए एम्प्लॉय के पास, न्यू एम्प्लॉय के पास चला गया, तो उसमें इसको क्या करना होगा, जो आरपीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस था, मतलब जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसको न्यू एम्प्लॉय के पास जो इसका आरपीएफ में अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा होल अमाउंट। आरपीएफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ट्रांसफर करो आरपीएफ विथ न्यू एम्प्लॉय, तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। या चौथा कंडीशन हो जाएगा, जो आरपीएफ में एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उसको ट्रांसफर करो, कहां करोगे, एनपीएस अकाउंट, जो एम्प्लॉय का अगर होता है कोई जो एटीसीसी डी के तहत है उसमें अगर ट्रांसफर कर दे
तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय को कोई रिटायरमेंट के समय अमाउंट मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन 10(12) में कंडीशन है उसके लिए चार में से कोई भी एक भी फुलफिल उसको करना होगा। पहला कि 5 साल सर्विस उसने उस एम्प्लॉय के साथ किया है, बात खत्म, एग्जेम्प्ट हो गया। चलिए 5 साल नहीं किया तो आगे देखेंगे हम कि टर्मिनेशन हो गया है अगर एम्प्लॉय का किसी भी कारण से, क्यों हुआ, इसमें से 3 कंडीशन, बीमार रहता था या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या कोई दूसरा रीजन जो एम्प्लॉय कंट्रोल में नहीं था, ये भी नहीं हुआ तो दूसरा और भी देखेंगे क्या, एम्प्लॉय जो है नए एम्प्लॉय के पास जॉब करने जा रहा है, ठीक है, तो जो आरपीएफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस था पिछले एम्प्लॉयर के, मतलब आपका जो पिछले एम्प्लॉयर के पास जो आपका अकाउंट था आरपीएफ में, उसमें जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस था उसको ट्रांसफर करो नए एम्प्लॉयर के साथ जो आरपीएफ में आपका अकाउंट होगा उसमें, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वो भी नहीं है, चलिए एक और कंडीशन देखेंगे कि आरपीएफ में जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दो जो एनपीएस अकाउंट अगर आपका है एटीसीसीडी में उसमें, तो आपको रिटायरमेंट के समय